आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि आप अपना नाम सही करके ज्वाइन करें, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? इनको परमानेंट बार करते हैं ग्रुप से हम। एक ही चीज को हम बार बार सिखाएंगे? समीर गोराई, नाम गलत लिखा हुआ है, नाम सही तरीके से लिख के ज्वाइन कीजिए। नहीं आ रहा है लिखने तो कल से ज्वाइन कीजिए, आज मत कीजिएगा। शालिनी कुमारी, 85 रोल नंबर, यही काम करते रहे क्लास 10 कैसा पागल पागल लोग हैं यार। मोहम्मद असलम, कमल हसन, नाम सही से लिखिए, और जब तक नाम सही नहीं लिखिएगा तब तक ज्वाइन मत कीजिएगा। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग अब। यही करते रहे, लोग को ज्वाइन कराते रहे, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए बात, समानजुम, आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप नाम सही करके ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, भी नहीं। 115 रोल नंबर, आपको भी रिमूव कर रहे हैं, बिना नाम सही के ज्वाइन मत कीजिएगा। जयराज मंडल, आपका भी नाम गलत है, रिमूव कर दे रहे हैं, आप नाम सही करके ज्वाइन कीजिए। रोल नंबर, आप भी, आपको भी रिमूव कर रहे हैं, आप नाम सही लिख के ज्वाइन कीजिए। चलिए देखिए पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वन 161, if one of the line represented by the equation x square plus 2hxy plus by square equal to 0, और दूसरा दिया हुआ है a dash x square plus 2h dash x y plus b dash y square equal to 0। क्वेश्चन कह रहा है if one of the line represented by, इसके द्वारा एक लाइन जो रिप्रेजेंट होगा कोइंसिडेंट विथ वन ऑफ द लाइन, इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होगा उसके साथ कोइंसिडेंट है, देन व्हिच ऑफ द, कौन सा कंडीशन सही है वो सवाल को समझिए। यह क्वेश्चन यह ए बी और एच पर डिपेंड है, ए डैश एच डैश और बी डैश पर डिपेंड है। यह क्वेश्चन जो है ए बी एच और ए डैश बी डैश एच डैश पर डिपेंड है, मतलब
क्या पूछ रहा है, तीन कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। तो ए, एच और बी का मान के लिए यहाँ से जो कंडीशन प्राप्त होगा वह ऑप्शन से भी प्राप्त होना चाहिए हर हाल में। बताने के लिए एक तरीका मैं सिखा चुका था, दूसरा तरीका का डिमांड फिर से आया था, उसको समझिए। मतलब ए, बी और एच का जो वैल्यू हम रखने वाले हैं वो ऑप्शन से रखेंगे तो दोनों उत्तर हर हाल में सेम होना चाहिए। अब देखिए, तो इन लोग दोनों में क्या है, इससे जो प्राप्त होगा इक्वेशन और इससे जो प्राप्त होगा एक दोनों में कॉमन है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक इक्वेशन का नाम y इक्वल टू एक्स और इसका एक इक्वेशन का नाम y इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। अब इसका दूसरा इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू 2x और इसका दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू 3x। अब जाहिर सी बात है कि इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये है x माइनस वाई और ये है 2x माइनस वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, a का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 3xy। आगे y स्क्वायर मतलब b का वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए, ये लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा ना, ये प्लस है ये माइनस जाएगा ना। यहाँ देखिए x माइनस वाई और 3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी माइनस होगा ना। तो हमारा जो वैल्यू निकला a का वैल्यू 2, 2x का वैल्यू -3, b का वैल्यू -1। अब आगे a डैश का वैल्यू 3, 2h डैश का वैल्यू -4 और b डैश का वैल्यू -1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ab डैश माइनस a डैश b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into AH dash minus A dash H, यहाँ पर आएगा HB dash minus H dash B। अब जरा ध्यान से देखिए, AB dash क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो AB dash मतलब होगी -2, AB dash का मतलब -2 माइनस A dash B, ये रहा A dash और ये रहा B, -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, अब A डैश माइनस A डैश H। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ का जो 4 है इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 2 यहाँ दे देते हैं और 2 यहाँ दे देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आगे, तो अगर हम यहाँ का 2 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा a गुना 2h डैश, अब ये हो जाएगा a डैश गुना 2h। अब देखिए यहाँ पर हमको जो वैल्यू मालूम था वो h का वैल्यू नहीं मालूम था, ये 2h का वैल्यू मालूम है और ये h डैश का मालूम है। तो यहाँ का जो 4 था उसमें 2 हमने यहाँ दे दिया और 2 हमने यहाँ दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब a गुना 2h डैश, ये रहा a गुना 2h डैश -8 माइनस a डैश गुना 2h, ये रहा a डैश और ये रहा 2h, गुना कीजिए -9, तो ये हो जाएगा +9 गुना, आगे देखिए ये होल स्क्वायर था ना, h गुना, अभी आप यहाँ पर 2h गुना b डैश है, ये देखिए 2h गुना b डैश -3 गुना -1 3 माइनस 2h डैश गुना b कितना मिलेगा +4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करके देखिए -2 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8 + 9 और 3 - 1, ये सेटिस्फाई किया या नहीं किया। और इस तरह से आप बी और सी भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सही होना तय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 167। पहले शॉर्ट टेक्निक यही है कि जो क्वेश्चन ए बी और एच पर डिपेंड है वह ए बी और एच के हर एक मान के लिए सही होगा, चाहे हम जो वैल्यू पुट कर दें।
देखिए if two sides of a triangle are represented by question 187 x square minus 7xy plus 6y square equal to 0। ऑप्शन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा जो दो को लाइन निकलेगा ट्राइंगल का दो को साइड रिप्रेजेंट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल बोल रहा है। तो इसके द्वारा जो दो को साइड रिप्रेजेंट होगी उनको फैक्टराइज कीजिए, बहुत जल्दी फैक्टराइज हो जाएगा। -6xy और -y फैक्टराइज कर दिए xy। उसके बाद कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने का तरीका मैं बता चुका था। पहला वाला निकलेगा कितना, पहला वाला देखिए ठीक से, यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू, यहाँ से x कट गया, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है। दूसरा वाला बताइए, तो दूसरा वाला हो जाएगा x इक्वल टू y। यहाँ से ये दोनों जो पैदा हुआ वो दोनों किसी ट्राइंगल में साइड के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आगे जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है 10, ये 10 है। तीसरा साइड का वैल्यू निकालना है आपको, निकालना नहीं है, वो उत्तर में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 2x + 7y + 3 = 0। दूसरा ऑप्शन है 2x - 7y + 3 = 0। तीसरा ऑप्शन 2x + 7y - 3 = 0। चौथा ऑप्शन है 2x - 7y - 3 = 0। देखिए अब ये 30 दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा दो लाइन रिप्रेजेंट हुए, वो किसी न किसी ट्राइंगल के साइड रिप्रेजेंट हुआ। तो इसको फैक्टराइज करके देख लिए, पहला नाम आया x = 6y और दूसरा नाम आया x = y। अब इसके जो ट्राइंगल बना उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है, हमें इस लाइन का नाम निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला बनता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। अब इसको समझिए, इन लोग दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। और हमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ये लाइन कैसे निकलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। मैं मान लिया कि ये उत्तर होगा, और अगर ये उत्तर इन लोग दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। क्योंकि पता है आप लोग को कि होमोजेनियस इक्वेशन के द्वारा जो दो लाइन पैदा होते हैं वो दोनों ओरिजिन से ही पास होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं मान लिया कि इस लाइन का इक्वेशन यही वाला है, तो इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी निकलेगा। तो हम लोग x की जगह 6y, यहाँ पर 6y रखेंगे, तो 6 दूनी की 12, 12 और 7 19y, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3/19। अब एक बाद में निकालेंगे, चलिए यहाँ देखिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। तो x = यहाँ y रखेंगे, तो 2y + 7y 9y, ये जाएगा -3/9, मतलब -1/3। अब देखिए, क्योंकि a, b और c का सेंट्रॉइड ये दिया हुआ है, मतलब y1 + y2 + y3/3 0 आना चाहिए। मतलब बात साफ है कि y1 + y2 + y3 का आंसर 0 आना चाहिए, इसलिए आंसर होगा नहीं। आगे देखिए अगला सवाल, मैं मान के चलूंगा कि ये वाला होता है, फटाफट बनाना सीखिए। x की जगह 6y रखेंगे तो 6 दूनी की 12, 12 में से 7 गया 5, तो y का वैल्यू हो गया कितना, -3/5। अब इसको काट के यहीं पर लिखेंगे, हटाइए, -3/5। परीक्षा में ऐसा ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बाहर पढ़ना कॉपी यूज कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। x = अगर y ले लेंगे तो क्या होगा, तो y लेंगे तो क्या मिलेगा, 2y - 7y -5y, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3/-5, मतलब ये गलत हो गया था, अब निकल जाएगा 3/5। मिला के देखिए, x1 + x2 +
x3 बटा t 0 आ चुका, मतलब यह उत्तर हो सकता है अगर हम x का मिलान कर लेंगे तब। अभी हमने सिर्फ y का मिलान किया है, अब x का मिलान कीजिए। तो चूंकि x इक्वल टू 6y था तो ये किसका वैल्यू निकाले थे, ये y का वैल्यू निकला है ना। अगर इन दोनों लाइन को सॉल्व करने से ये y का वैल्यू निकला है तो x का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ y करना होगा, मतलब इसका 6 गुना -18/5। और इन लोगों को सॉल्व किए थे तो ये y निकला था, तो x का वैल्यू y के बराबर ही होगा। अब देखिए x1 + x2 + x3 बटा 3 का आंसर a आना चाहिए। तो x1 तो 0 है, इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो -15/5 मतलब -3, दोनों को जोड़िए तो -3 को फिर 3 से भागा देंगे तो -1, ये भी नहीं होगा। अब उसी तरह से ट्राई कीजिए, अब इसको ट्राई करते हैं। अब एक ही बार ट्राई करना होगा, 3 बार ट्राई नहीं करना होगा। इस तरह से हम लोग बैठे बैठे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दें। मैं मान के चला कि इसका उत्तर ये वाला है, जब इसका उत्तर ये वाला है तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी निकलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सी निकलेगा। अब पूरा नहीं निकालेंगे, आधा निकालेंगे। पहले y का चेकअप कर लेंगे और फिर x का चेकअप करेंगे। तो x की जगह 6y, तो 6 दूनी की 12 और 7 19, तो y का वैल्यू हो गया 3/19। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x इक्वल टू y, 7 और 2 9y इधर जाएगा तो 3/9 मतलब 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या ये वाला एक y1 + y2 + y3/3 कहेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गया। 3 गलत है तो चौथा का सही होना तय है, बाकी आप घर में चेकअप करते रहिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 169, डिफरेंस ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक स्क्वायर। सवाल बनाने का तरीका अलग है, उत्तर मिलाने का तरीका अलग है। टेक्निक को समझना है हम क्या समझा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको मैथ सीखना है तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को दिमाग में अभी बैठा हुआ है कि आपको मैथ ही सीखना है, और मैथ सीख जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये दिमाग में बैठा ही है। क्या निकालना है, x² sec² थीटा माइनस sin² थीटा -2xy tan थीटा प्लस y² sin² थीटा इक्वल टू 0। इसके द्वारा अब यहाँ से दो लाइन रिप्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है 4, B हो गया 3, C हो गया 2 और D हो गया none of these। सवाल समझिए, इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होंगे उसमें पहला का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2, और हमको निकालना है दोनों स्लोप के बीच का डिफरेंस। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने का बहुत लंबा मेथड है, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट मेथड। क्योंकि यहाँ से m1 + m2 का फॉर्मूला हमको पता है, और किताब में ऐसा ही बनाया होगा, हमको पता है m1 + m2 का फॉर्मूला कितना होता है -2a/b, और m1 × m2 का फॉर्मूला होता है a/b। और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। हमको निकालना है m1 - m2 का वैल्यू, और m1 - m2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है m1 + m2 का होल स्क्वायर -2m4 m1 m2। ऐसे बनाएंगे तो फेल कर जाएंगे। तरीका सीखिए कैसे बनाते हैं। दिस क्वेश्चन ये तो हो गया किताबी मेथड, अब मेरा वाला मेथड सीखिए। यह क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है थीटा पर या डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, क्योंकि ऑप्शन में थीटा कहीं नहीं है। मतलब बात साफ है कि दिस क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। लॉजिक सीखिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। थीटा पर डिपेंड इसलिए
नहीं है, मतलब थीटा के हर एक मान के लिए उत्तर जो आएगा वही बार बार उत्तर आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो मर्जी करेगा उसको पुट करेंगे, लेकिन ऐसा वैल्यू कभी भी मत पुट कीजिएगा ताकि इंफिनिटी का सामना करना पड़े। तो बड़ा ख्याल आया थीटा इक्वल टू 0 पुट करने में। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करने में तकलीफ क्या, वो तकलीफ को पहले समझ लीजिए ताकि आपका सोचने का तरीका बेहतर हो सके। अगर थीटा की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो sin 0 का आंसर होता है 0, sec 0 का आंसर 1, ये हो गया x स्क्वायर। tan 0 0 ये पूरे खत्म, sin 0 0 ये पूरा खत्म, x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से दो लाइन पैदा हुआ, पहला लाइन x इक्वल टू 0 और दूसरा भी x इक्वल टू 0 ही पैदा हो गया, और इसका स्लोप हो गया इन्फिनिटी, इसका भी स्लोप इन्फिनिटी। इसलिए ऐसा चीज कभी भी नहीं पुट करेंगे जिससे हमारा इन्फिनिटी का सामना करना पड़े, और जब आदत बन जाएगी तो ये पुट करके साथ ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस पर ना काम करके हम काम करने वाले हैं थीटा इक्वल टू जो मर्जी करे सो 45 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो सवाल का नजारा कैसा दिखेगा वो देखिए। sec 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर हो रहा है 2, sin 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 3/2, 2 माइनस 1/2 3/2 x स्क्वायर। tan 45 1 और sin 45 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 इक्वल टू 0। अब सही कर लीजिए सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब फैक्टराइज करना आसान हो गया, अब यहाँ से फैक्टराइज करना आसान है, एक हो गया माइनस 3xy और एक हो गया माइनस y, और जब फैक्टराइज हो गया तो यहाँ से एक आंसर क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 कट गया, ये x कट गया, तो x इक्वल टू y यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में होता तो हम लिखेंगे नेगेटिव में। दूसरा देखिए 3x स्क्वायर ये उधर जाएगा, चाहे देखिए 8x कट गया तो 3x इक्वल टू नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, ध्यान रखने वाली बात है। और हमने बताया था कैसे लिखने के लिए, इतना बटा इतना करना है, इतना बटा इतना मतलब xy बटा 3x स्क्वायर, यही सिखाए थे ना, x कट गया, वो x का वैल्यू कितना निकलेगा y बटा 3, देखिए ठीक से, गलती हो रही, 3x स्क्वायर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, हाँ ठीक, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 y बटा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ y इक्वल टू 1 आया और यहाँ y इक्वल टू 3x आया, यहाँ का स्लोप 1, यहाँ का स्लोप 3, दोनों का डिफरेंस हो गया 2। देखिए इसका स्लोप कितना है 1, और आप लोग जो भेजते हैं ना इससे ये समझ में नहीं आया, ऐसे मत भेजा कीजिए। इस पूरे सवाल में कहाँ पर दिक्कत हुई, मान लीजिए किसी को ये दिक्कत हो गया कि सर ये स्लोप 1 कैसे हुआ, यहाँ स्लोप 3 कैसे हुआ, अगर वो स्टूडेंट पूछ देगा कि सर 169 समझ में नहीं आया तो क्या हम इसको फिर से बताएं, ऐसे मत पूछा कीजिए। दिक्कत जहाँ पर उसको पूछे ताकि समय कम खर्च हो। अगर किसी को यहाँ दिक्कत है कि स्लोप 1 कैसे हो गया और स्लोप 3 कैसे हो गया, तो वो इसी चीज को पूछे कि सर ये कैसे हुआ, ये नहीं कि पूरे सवाल को पूछ ले, तो मालूम चलेगा एक ही चीज को हमको 4 बार पढ़ाना पड़ेगा। तो जहाँ दिक्कत है वहां पर पूछना सीखिए, ठीक है। तो स्लोप इसका हो गया 1, इसका हो गया 3, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया स्लोप 2। और परीक्षा में ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आदत बन जाएगी ना तो एक ही बार में उत्तर निकल जाएगा, आदत नहीं है पहले। देखते हैं आगे,
जो ऑनलाइन क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो ग्रुप छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम डेमो क्लास देते हैं सभी लोगों को। आगे देखिए 170 one of the line given by 6x square minus xy plus 4cy square equal to 0। वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इसके द्वारा एक लाइन जो गिवन है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x plus 4y equal to 0। और दूसरा लाइन नहीं पता, सी का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आसान सवाल है -3, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है। किताब में कैसे बना है इसको छोड़िए, हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। सी का वैल्यू निकालना है, वहां सी का वैल्यू लिखा हुआ है, हमको नहीं निकालना है, हमें तो बैठा के देख लेना है। अब इसके द्वारा एक लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है 3x plus 4y, मतलब गारंटी है कि इसका यह फैक्टर होगा। अब जब इसका यह फैक्टर होगा तो 6x का स्क्वायर कैसे आएगा, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तभी तो 6x स्क्वायर आएगा। अब आगे देखिए, अब हमको यहाँ लाना है -xy, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितना होगा, ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ये 4 दूनी की 8xy है हमारे पास, ये मुझे पता है। 8xy में क्या करेंगे कि -xy आ जाए, मतलब -9xy रहेगा तब तो इसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -9xy होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिंपल सवाल है 7-8 क्लास का। और अगर यह -9xy हो जाता और यहाँ से 8xy है तो मल्टीप्लाई हो करके यह -xy आता या नहीं आता, और यहाँ पर -9xy होना चाहिए, मतलब यह 3x है तो यह -3y होगा तभी संभव है। और जब यह -3y होगा मतलब इन लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y² यहाँ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -12y² होना चाहिए, मतलब c का मान -3। आगे देखिए, उत्तर लिखा हुआ है उसी को समझना है। 171 x² बटा a प्लस y² बटा b प्लस 2xy। हाँ, जितने नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। h इक्वल टू 0, x² by a plus y² by b plus 2xy by h equal to 0 represent a pair of straight line। या pair of straight line represent करेगा and slope of one line is twice the other। इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होंगे उसमें से एक का स्लोप दूसरे का दुगना है। हमको निकालना है AB बटा h², ये मुझे निकालना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 9:8, आसान सवाल 8:9। तीसरा ऑप्शन है 1:2 और चौथा ऑप्शन है 2:1। अब देखिए यह क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन जो A, B और H पर डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑप्शन में A, B और H नहीं है, इसलिए A, B और H का जो वैल्यू रखना रख लीजिए, आंसर हर बार वही आएगा जो A पर आएगा। This question is does not depend upon A, B and H। अब सवाल क्या करता है, कैसे बनाना है सोचिए। इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होगा उसमें एक का स्लोप दूसरे का दुगना है। मैं मान लिया कि पहला का स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप गारंटी है कि दुगना होगा, मतलब 2x हो गया। अब चूंकि यह मैं मान लिया कि यहीं से निकला हुआ क्या है तो इसको मल्टीप्लाई करने से आना तय हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका नाम हो गया 8 - y, इसका नाम हो गया 2x - y। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², यहाँ पर हो जाएगा -3xy
-3xy, आगे प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें एक का स्लोप दूसरे का दुगना है। मैं मान लिया कि पहला वाला का स्लोप 1 है और दूसरे वाले का स्लोप 2 है। इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना तय हो गया। तय हो गया मतलब x माइनस वाई, इसका नाम और इसका नाम हो गया 2x माइनस वाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ 4 लिखा गया, 2x स्क्वायर हो गया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3xy, मैं लिख दिया -3xy। आगे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, मैं लिख दिया। इसका मतलब 1/a का वैल्यू 2 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1/a का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू कितना हो गया 2। ध्यान से समझिए, परीक्षा में इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1/a का वैल्यू 2, 1/b का वैल्यू 1 और 2/h का वैल्यू -3। निकालना क्या है, ab बटा h स्क्वायर का वैल्यू। ab यहाँ से a का मान कितना हो गया 1/2 गुना b का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा h स्क्वायर, यहाँ से h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू हो गया -2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 इंटू 9/4 मतलब 9/8। आप चाहे तो यहाँ पर 3x लिख सकते हैं, यहाँ पर 6x लिख सकते हैं, आंसर हर बार यही आएगा। आप चाहे तो यहाँ 2x लिख सकते हैं, यहाँ 4x लिख सकते हैं, आंसर हर बार यही आएगा जो एक बार आ चुका। क्यों? क्योंकि दिस क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड अपॉन a, b एंड h। अगर ऑप्शन में a, b, h होता तो एक बार जो पुट करते और वहां से जो आंसर आता वही आंसर अगर ऑप्शन से आएगा तो सही होगा मत बोलिएगा, सही हो सकता है। मैं बता चुका था कि डिपेंड करना और डिपेंड नहीं करने में क्या डिफरेंस है। अगर ऑप्शन में भी ए बी एच होता तो एक बार जो ट्राई करेंगे हो सकता है वो उत्तर हो जाए, लेकिन अगर डज नॉट डिपेंड अपॉन है मतलब एक बार में ही उत्तर आना तय हो जाएगा, फुल एंड फाइनल। अब देखिए सवाल 174। If the angle between the line represented by the equation y square minus y square plus kxy minus x square equal to x square into 10 square है equal to 0 b2a। इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होता उन लोग दोनों के बीच का एंगल 2a है। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या हो रहा है, tan थीटा बराबर 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी। पहला ऑप्शन उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ सवाल बनाइएगा तो फेल कीजिएगा, यहाँ सीधे उत्तर मिलेंगे। डी बराबर 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 10 to a 10a। चलिए सवाल को सीखते हैं। इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होता, ध्यान रखिएगा ए का मान यहाँ से नहीं, ए का मान यहाँ से निकलेगा -10 स्क्वायर। सवाल उल्टा लिखा हुआ है, बी का मान यहाँ से निकलेगा 1 और सी का मान हो गया 2h का मान है k। आप चाहे तो फलन बैठा सकते हैं और यह एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 2 है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बना कैसे, फिर वही कहानी, दिस क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन a या डज नॉट डिपेंड अपॉन a। तो हम लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन में a यहाँ दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है, मतलब एक बार में जो पुट करेंगे वो उधर आ जाएगा, ये फाइनल है। हम लोग a का वैल्यू ऐसा पुट कर दे जो हर जगह काम आ जाए। देखिए यहाँ पर a के जगह पर हम 45 डिग्री नहीं पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर a के जगह पर 45 डिग्री पुट कर दिए और मेरा आंसर आ गया 1, सबको चीजिए मेरा आंसर आ गया 1, तो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग a की जगह 45 नहीं पुट करेंगे।
क्योंकि ए की जगह 45 पुट करने के बाद अगर मेरा आंसर जो है के का वैल्यू निकालना है ना इसमें क्वेश्चन करते हैं, देन के का वैल्यू, हाँ के का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिए, अगर ए के जगह 45 पुट कर देने के बाद के का वैल्यू 1 आ गया तो आंसर वह यह भी है और आंसर वह यह भी है। इसलिए हम लोग ए का वैल्यू 45 पुट नहीं करेंगे तो इसको पुट करें। समझ पूछने वाली बात है, इस पर काम नहीं करेंगे, ये कॉमन सेंस हो गया। अगर के का वैल्यू 2 आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो हम काम ही ऐसा क्यों करें जो बाद में विवाद का कारण है। अब ऐसा काम करते हैं, हम लोग ए की जगह पर 30 डिग्री पुट करें, यह भी एक विवाद का कारण बनेगा, बन जाएगा आंसर, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, जो किचिर किचिर का कारण बनेगा और कैलकुलेशन को लंबा करेगा। हम पुट करने जा रहे हैं 30 डिग्री में, समझिए आंसर 30 में भी आएगा, आंसर 60 में भी आएगा, सब में आंसर आएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। बस किसी में जल्दी आएगा और किसी में देर से आएगा। तो हम 30 नहीं पुट करके क्या पुट कर रहे हैं 60। अगर ए के जगह पर 60 डिग्री पुट होता यहाँ पर तो सवाल का नजारा कैसा होता, tan 60 मतलब √3 और √3 का स्क्वायर 3, तो हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर, आगे प्लस के xy और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके द्वारा जो दो लाइन पैदा होगा उनके बीच का एंगल बोल रहा है कि 2a है, b का एंगल कितना है 2a, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो गया 2a और हम a का वैल्यू 60 रखे हैं, तो tan 120 का वैल्यू कितना होता है -1060 मतलब -√3, ये सब याद रखना है। tan 120 का वैल्यू कितना होता है, आगे बढ़ते हैं, 2 रूट अंडर h स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है k है या k/2 है, k/2 h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू कितना हो गया -3 गुना 1 तो +3 हो जाएगा, बटा a + b तो -3 + 1 -2, 2 कट गया, कितना हो जाएगा √3 बराबर रूट अंडर k स्क्वायर बटा 4 + 3। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे नहीं, यहाँ k का वैल्यू लिखा हुआ है, तो अगर k का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो सेटिस्फाइड कर गया, मतलब k का वैल्यू 0। आगे देखिए, if the line represented by 2x square minus 3xy plus y square equal to 0 made angle alpha and beta, इन वैल्यू निकाला है किसका, सिंपल सवाल, cot स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा। ऑप्शन देखिए, 0 3/2 7/4 और d हो गया 5/4। अब समझिए, इसके द्वारा जो दो वो लाइन रिप्रेजेंट होता, स्लोप पहला का स्लोप m1 बोलते हैं और m1 का वैल्यू होता है tan अल्फा, तो यहीं से निकल जाएगा मेरा cot अल्फा। फैक्टराइज कर दे फटाफट, इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा -2xy और -xy, फैक्टराइज मैंने कर दिया। अब यहाँ से बताइए क्या क्या निकलेगा, एक हो जाएगा फैक्टर कितना, यहाँ से निकलेगा तो x = y और दूसरा निकलेगा x = y/2, x = यहाँ से x कट गया, x = y/2, फिर भाई हमने कर दिया। यहाँ से स्लोप कितना निकला, y = mx, स्लोप 1 है, यहाँ से स्लोप कितना है y = 2x मतलब स्लोप 2 है, और स्लोप होने का मतलब होता है tan अल्फा। यह वैल्यू किसका निकला है tan अल्फा का, यह वैल्यू किसका निकला है tan बीटा का। अब आगे देखिए, tan अल्फा का
वैल्यू 1, तो कॉट अल्फा का वैल्यू भी 1 होगा, उल्टा होता है ना, 1 स्क्वायर। tan बीटा का वैल्यू 2, तो कॉट बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 प्लस 1, 5/4। किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब बता चुके थे ज्योमेट्री की शुरुआत में। जो लोग नए हैं उनको समझने में कुछ परेशानी होगी, अब बताइए मत, आगे देख रहे हैं। स्लोप का मतलब होता है m1 = tan अल्फा। अल्फा जो है वो x एक्सिस से बना हुआ एंगल है, और y = mx + c, यह इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें m को स्लोप बोलते हैं और c इज एनी कांस्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 176, lx प्लस my का होल स्क्वायर माइनस 3 mx माइनस ly का होल स्क्वायर = 0। और दूसरा दिया है lx प्लस my प्लस n = 0। सवाल को पहले समझना है क्या बोल रहा है। आइसोसेल्स, राइट एंगल और इक्विलेटरल। समझिए हम कैसे बनाते हैं सवाल को। दिस क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन एलिमेंट या डज नॉट डिपेंड अपॉन एलिमेंट। एल एल एम एन करके ही सवाल में कटा कर दिया। अब हम इस कचरे को साफ करने वाले हैं। नहीं, एल की जगह 2 रखे या 3 रखे या 17 रखे, अगर एक बार आइसोसेल्स आ गया तो एल और एम के किसी मान के लिए आइसोसेल्स ही आएगा। इसको समझना है। तो हम एलिमेंट के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं, हम सवाल को आसान बनाने जा रहे हैं। हम एल को पुट करने जा रहे हैं 1, एम को भी पुट कर दे रहे हैं 1 और एन को भी पुट कर रहे हैं 1। अगर एल 1 और एम को 1 और एन को 1 पुट कर देने के बाद अगर मान लीजिए आंसर आइसोसेल्स आ गया तो 13, 15 और 27 पुट करने के बाद भी आइसोसेल्स ही आएगा, और हर बार आएगा। आपको जो पुट करना है पुट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड अपॉन एलिमेंट। तो हमने सवाल को पहले आसान बनाया। इसके द्वारा 2 लाइन पैदा हुआ, इसके द्वारा 1 लाइन, और ये तीनों लाइन मिल करके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। और सवाल टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि यह एलिमेंट के चक्कर में फंसा हुआ है। हम एलिमेंट से मुक्त कर दिए। एलिमेंट से मुक्त जब कर दिए तो यह सवाल का नजारा कैसा हो गया वो देख लीजिए। 1 + y का होल स्क्वायर, ध्यान से, ये सवाल का नजारा ऐसा हो गया, -3 x - y का होल स्क्वायर। हम लगे हाथ सिंप्लीफाई भी कर दे रहे हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे वो उधर जाएगा, 3 का वर्गमूल हो जाएगा ±√3 x - y। यहाँ से 2 लाइन निकल गए। अब दोनों लाइन को अलग अलग कर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव लेके अलग और एक नेगेटिव लेके अलग। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव लेंगे तो x + y = √3 × x - y। इधर बुला लीजिए, सीधे x का वैल्यू निकाले या सीधा y का वैल्यू निकाले, आपको जो मर्जी करे तो निकालिए। चलिए x कॉमन लेंगे तो 1 - √3 = ये हो जाएगा -√3y, प्लस लेके बनाया है तो -√3y - y, दोनों में कॉमन हो जाएगा -y, बचेगा √3 + 1। यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, माइनस माइनस कट गया। अब y का वैल्यू कितना जाएगा, ये नीचे आएगा, √3 - 1/√3 + 1। आगे देखिए दूसरा कितना होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे तो ये -√3 इधर आएगा तो +√3x, x कॉमन
कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 3। आगे ये प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ भी प्लस वाई है, कट गया, मतलब 0 आई हो गया। हाँ यही ना आया, मतलब दिस इक्वल टू 0। नहीं 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 नहीं, गलती हुआ था। ये हो जाएगा कितना, रूट 3 वाई ना, रूट 3 वाई, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1। चलिए वाई का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, 1 भी आएगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स। और तीसरा यहां से निकलेगा, कितना निकलेगा यहां से तीसरा से, देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। अब समझने वाली बात क्या है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है, इन तीनों के बीच का ये ट्राइंगल बन गया। समझिए बात को हम जो समझाना चाह रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने इसका नाम तीसरा दिया। ये सब परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है, अब आ गया, हो गया। अब पहला लाइन जो था वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, यहाँ से स्लोप निकल जाएगा। अब पहला और दूसरा के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है, दूसरा और तीसरा के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है, पहला और तीसरा के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है। और एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हर किसी को पता है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब एक छोटा सा सवाल देख ले पहले, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज रूट 3 एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, छोटा सवाल है उसको पहले समझिए जो हम समझाना चाहते, इज 1, देन फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, एंगल बिटवीन, या इसको हम कर दें 1 बाई रूट 3, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। अब यहां भी टेक्निक देखिए, तो हर कोई फॉर्मूला से बनाएगा, हमको पता है कि इस सवाल का जवाब हर कोई फॉर्मूला नहीं बनाना चाहेगा। अब आइए कोई दिक्कत नहीं, पहला इनका स्लोप दिया हुआ है रूट 3, मतलब m1 का वैल्यू हो गया रूट 3, दूसरे का दिया हुआ है 1 बाई रूट 3 बटा में 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ कट गया, यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बाई रूट 3, और नीचे हो जाएगा 2, ये कट गया, थीटा हो गया 30 डिग्री। ये तरीका बोलते हैं बकलूल मेथड, इसका नाम क्या हो गया, बकलूल मेथड। तो सही मेथड क्या है, थोड़ा मेरा बोली रफ है, रफ बोली सुनने का आदत बनाना पड़ेगा। क्यों बोल दिया बकलूल मेथड, अब इसको समझना है। इफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहले लाइन का स्लोप दिया हुआ है रूट 3, या पहले लाइन का स्लोप रूट 3 दिया हुआ है, मतलब गारंटी है कि ये 10 में आता है। जब स्लोप ऐसा स्लोप दिया हुआ है जो हमको 10 में आता और हमको पता है, तो एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला की जरूरत नहीं है। फोटो बना देंगे, सोच के बनाइए, मतलब यह जो लाइन है, पहला लाइन जो है वो एक एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। फोटो समझिए, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है। पहला स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज रूट 3, पहला लाइन का स्लोप रूट 3 है, मतलब tan थीटा बराबर रूट 3, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब पहला लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाएगा, ये वाला हो गया 60 डिग्री। कंफ्यूजन? अब आगे देखिए, दूसरा लाइन जो है वो इसका स्लोप दिया है 1 बाई रूट 3, मतलब 30 डिग्री बनाएगा। दूसरा लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा, ये दूसरा लाइन हो गया। गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था और ये नीचे वाला 30 डिग्री हो गया, तो दोनों के लाइन के बीच का एंगल ये वाला कितना हो गया, ये वाला। सिंपल सी बात है,
अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 डिग्री था और नीचे वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? मतलब यह सिस्टम तभी काम करेगा जब जो स्लोप दिया हुआ है ऐसा स्लोप है जो टैग में हमको पता है। इस फॉर्मूला से बनाने की क्या जरूरत है? बिना फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। वो देखिए कैसे, y इक्वल टू √3 - 1 बटा √3 + 1। यह इस लाइन का स्लोप, इसको m1 बोलेंगे, इसका स्लोप हो गया √3 - 1 बटा √3 + 1। यह टैग में कभी आता है या नहीं आता है, याद रखिएगा किसका वैल्यू है, ये याद रखना पड़ेगा। tan 45 - 30 मतलब 15 डिग्री का वैल्यू है ये tan 15 डिग्री का वैल्यू है और यह tan 75 डिग्री का वैल्यू है। ये याद रखने की चीजें हैं। मतलब पहला लाइन x एक्सिस से 15 डिग्री बनाया और दूसरा लाइन x एक्सिस से 75 डिग्री बनाया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब y इक्वल टू -x - 1, ये कितना है, इसका स्लोप कितना है वो पता लगाइए। इसका स्लोप -1 है, स्लोप -1 मतलब 135 डिग्री। मतलब अब समझिए, अब ये देखिए जरा गौर से, इसको ध्यान से देखिए। इसका स्लोप मतलब यह लाइन x एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है और यह लाइन x एक्सिस से 15 डिग्री बना रहा है। हमें निकाल रहे हैं पहला और तीसरा के बीच में। अब ध्यान रखिएगा, दो लाइन के बीच का एंगल अगर पूछा जाएगा तो आंसर हर बार दो होगा। एक छोटा सवाल यहाँ समझना है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बनाना है तो 90% लोगों का जवाब होगा, अंदाज से बताइए तो बता देंगे अंदाज से 30 डिग्री। ये जवाब सही है क्या? दो लाइन के बीच का एंगल हर बार 2 होगा कि कभी कभी 2 होगा? ये वाला बता दिए 30 डिग्री, अच्छी बात है। ये कौन बनाएगा? इसको हम बताएंगे क्या? और इसको बताना खराब बात है क्या? तो दो लाइन के बीच का एंगल का जवाब हर बार 2 होगा, बशर्ते परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। तो ये समझने वाली बात है। इस फोटो को देख करके दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री बता देना, ये गलत है। सही जवाब क्या होगा? 30 डिग्री भी होगा और 150 डिग्री भी होगा, दोनों होंगे। आगे देखना है। तो पहला तीसरा लाइन जो था वो एक एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है और ये एक एक्सिस से 15 डिग्री बना रहा है। तो पहला और तीसरा के बीच का जो एंगल होगा ये वाला कितना होगा? 135 - 15 120। तो हम लोग 120 भी बना सकते हैं और 60 भी बता सकते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। 120 भी बता सकते हैं और 60 भी बता सकते हैं। अब इसको बताना है, ये कितना दिया हुआ है? 135 और 75। दूसरा और तीसरा के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। जब मतलब कौन सा हो जाएगा? जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ऐसे बनाइए, आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन LMN के लिए है, ABC के लिए है, थीटा अल्फा के लिए है, गामा के लिए है, वह हंसिए मत, वह हर एक मान के लिए आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। हर एक मान के लिए। तो फिर हम LMN से क्यों बनाए? हम उसको आसान कर देंगे कुछ भी वैल्यू पुट करके। अब आप चाहे 97 पुट कीजिए, हम देखिए पुट करेंगे क्योंकि एक कैलकुलेशन आसान होता है इसलिए। अगला सवाल देखिए। फिर अगला डिमांड है क्वेश्चन नंबर 178। A + 3B गुना 3A + B
जो हम लॉजिक सिखा रहे हैं वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। Then the angle between the line represented by ax square plus 2hxy plus by square। चलिए फॉर्मूला से बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 45, सी 60 डिग्री और डी tan इनवर्स हाफ। चलिए अब इसको दो तरीके हैं, दोनों तरीका सीखिए। एक तरीका है किताब वाला, इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होंगे उनके एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी। और कोई दिया हुआ सवाल में? चल लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 3a स्क्वायर प्लस 3ti 9 और 1 10ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। अब यहां से देखिए कितना टिपिकल मेथड है, किताब और मेथड से बनाएंगे तो फेल करना तय है। अब यहां से एच स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अब एच स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? यहां से अगर हम एच स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाल दें तो कितना आएगा? एक सेकेंड देखिए, एच स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 3b स्क्वायर बटा 4। किताब में ऐसे ही बनाया है और ये सब बनाइएगा तो फेल कीजिएगा, फिर भी समझा दे रहे हैं। माइनस ए बी बटा ए प्लस बी। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, वर्गमूल लेकर के 2 और ये 2 कट जाएगा। ध्यान से देखिए, अब समझने वाली बात क्या है, यह 4 यहाँ पर जाएगा, ये कितना दिखेगा? रूट अंडर 3a स्क्वायर, ये 4 यहाँ जाएगा तो 10ab माइनस 4ab 6ab प्लस 3b स्क्वायर बटा a प्लस b। ये तो संयोग था। अब यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 3 और बचेगा क्या? 3 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। वर्गमूल निकलेगा तो a प्लस b कट जाएगा। tan थीटा बराबर √3, थीटा हो गया 60 डिग्री। दूसरा तरीका सीखिए, इसी का दूसरा तरीका। हो सकता है कभी कभी रूल वाला सस्ता पड़े, कभी कभी टेक्निक वाला सस्ता पड़े। वो क्वेश्चन डिपेंड करके देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आसान होगा या बनाते बनाते पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका कैसा है कि दिस क्वेश्चन इज ए बी और एच पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कीजिए। तो ऑप्शन में कहीं पर भी ए बी और एच नहीं दिख रहा है, मतलब ए और बी के हर एक मान के लिए सही होगा? नहीं, हर एक मान के लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये कंडीशन को मेंटेन करना है। हाँ, ए और बी के उन सारे मान के लिए सही होगा जब जब ये कंडीशन मेंटेन होगा। तो सुनिए मेरी बात, ए और बी के सारे मान के लिए सही होगा? नहीं, ए और बी के उन सारे मान के लिए सही होगा जिसके लिए कंडीशन मेंटेन होगा। तो हम जानबूझ करके ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए, ए का वैल्यू 1 और बी को भी 1 पुट कर दिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, 4 के ऊपर 16, यहाँ हो गया 4 मतलब इसका वैल्यू 2। अगर हम लोग ए का वैल्यू 1 पुट करते हैं, बी का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एच का वैल्यू 2 रखने से ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाएगा। तब सवाल का नजारा कैसा दिखेगा वो देखिए। सवाल का नजारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h
प्लस 4xy प्लस बी की जगह 1, अरे यार वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पर छूट रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कौन सा सवाल था, बी वाई स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस कितना मिलेगा वाई स्क्वायर। अब इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होंगे उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला तो पता है, आराम से निकालिए, मजेदार सवाल हो गया। एक बार में काम तमाम, 2 इंटू एच स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया 4 माइनस ए बी मतलब 1 बटा ए प्लस बी हो तो गया 3 मतलब 60 बराबर 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है। अगला सवाल, अब एक डिमांड था 185, हाँ, if the bisector of the angle between the pair of lines is given by, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0, और अगला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सवाल को पहले समझना है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, इसके द्वारा दो लाइन पैदा होगा और दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, दोनों का अपना अपना बाइसेक्टर होगा, और इसका जो बाइसेक्टर होगा उसका फॉर्मूला पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए माइनस बी बराबर ए बी बटा एच, यही था या वेरीफाई कर लेते हैं, भूल रहे हैं फॉर्मूला, देख लेते हैं एक सेकेंड। ठीक, एक्स वाई बटा एच था। देखिए इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होते, इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होते, ये दो लाइन रिप्रेजेंट हो गया, दोनों के बीच का एंगल बना, एक एंगल ये वाला बना, एक एंगल ये वाला बना, इसको बाइसेक्ट करने वाला ये लाइन, इसको बाइसेक्ट करने वाला ये लाइन। अब इसका और इसका कंबाइंड इक्वेशन ये वाला है। अब चलते हैं, तो कसा क्या है, सवाल क्या कहता है, इसका वाला जो बाइसेक्टर है और इसका वाला जो बाइसेक्टर है दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब दोनों सेम टू सेम है, और जब भी दो लाइन या दो इक्वेशन कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब क्लास 10 से पढ़ना था, कोइंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं समपाती हिंदी में। तो जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो इसके लिए तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बनाइए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा, ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, ए प्लस लैम्डा है, जो काम यहाँ ए का है वही काम यहाँ ए प्लस लैम्डा का है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए प्लस लैम्डा माइनस जो काम यहाँ बी का है वही काम यहाँ ई प्लस लैम्डा का है, इक्वल टू एक्स वाई बटा एच, जो काम यहाँ एच का है वही काम यहाँ भी एच का है। अब मिला के देखिए, सवाल कर रहा है कि ये वाला और ये वाला कोइंसिडेंट है, जब भी दो इक्वेशन कोइंसिडेंट होते हैं मतलब दोनों का जो कोफिशिएंट होता है उसका रेशियो इक्वल होता है। अब आगे देखिए सवाल क्या पूछता है, लैम्डा का वैल्यू निकालने बोलेगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर यह लैम्डा लैम्डा कट गया, ऑप्शन देखिए कितना शानदार ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है लैम्डा का वैल्यू ए, लैम्डा इज इक्वल टू ए, दूसरा ऑप्शन दिया है बी, तीसरा ऑप्शन दिया है एच, और चौथा ऑप्शन दिया है एनी रियल नंबर। अब देखिए हमको वैल्यू निकलना था लैम्डा का, तो यह लैम्डा का 5 रखेंगे तभी यह कटेगा, और 13 रखेंगे तब भी कटेगा, 25 रखेंगे तब भी कटेगा। तो लैम्डा का वैल्यू आपको जो रखना रख लीजिए, ये दोनों सेम आएगा कि कभी कभी सेम आएगा, सवाल तो ही पूछ रहा
नंबर रख लेंगे, यह दोनों सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है? क्योंकि लैम्डा का रखना तय हो जाएगा, इसलिए लैम्डा एनी रियल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन का डिमांड था 187 और 184, ये कल बताएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बाद। 189 देखिए अब, find the point of intersection of the line represented by 2 into x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into x plus 2 y minus 2, आगे minus 2 y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन देखिए, दो तरीके हैं बनाने का, दो तीन तरीका सिखाते हैं इस सवाल को। 2 2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है -2 -2, तीसरा है -2 2, चौथा है 2 -2। देखिए क्या करा है, इसके द्वारा जो दो वो लाइन रिप्रेजेंट होता, वो दोनों लाइन कहां पर कट रहा है, हमको ये पूछा जा रहा है। अब क्या इसका फैक्टराइज, दो तीन तरीका सिखाएंगे सवाल को बनाने के लिए। क्या इसको फैक्टराइज करना मुश्किल है या बहुत मुश्किल है? आपको लगता होगा इसको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बोलेंगे बहुत ही आसान। क्यों आसान है? अपनी सुविधा के लिए हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको नया नाम दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। आपको ए लिखने में तकलीफ होगा, क्योंकि आप ए लिखने से इक्वेशन वाला फीलिंग ही नहीं आता। इक्वेशन वाला फीलिंग लाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं कैपिटल एक्स, ताकि आपके अंदर में इक्वेशन वाला फीलिंग आ जाए। प्लस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इसको लिखा कैपिटल एक्स, और इसको लिख रहे हैं कैपिटल वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ गया कि इसके द्वारा जो दो को पैदा होगा, आप फैक्टराइज करना आसान है। तो क्या होगा, फैक्टराइज करने से निकालिए, इसको करेंगे कितना, 2xy और xy। अब x का वैल्यू यहां से 2 को निकलेगा, निकालिए, 1 निकलेगा, x इक्वल टू कितना, तो यहां से 2 हो जाएगा, x इक्वल टू y। अगर पॉजिटिव में आएगा तो माइनस में लेना होगा, और माइनस में आएगा तो पॉजिटिव में लेना होगा। दूसरा देखिए, x इक्वल टू यहां से कितना निकलेगा, x कट गया, -y/2 फैक्टराइज करने के बाद ये निकल गया। अब हम वापस अपने जगह पर आ जाए, तो x किसको माने थे, x प्लस 2 को माने थे, और y किसको माने थे, y -2 को माने थे। ये हम लोग वापस अपने जगह पर आ गए। उसी तरह से यहाँ कितना मिलेगा, 2x, तो यहाँ कितना मिलेगा उसको ले ले, 2 into x plus 2 equal to minus y, y मतलब y minus 2। अब जरा देखिए, तो मतलब बात साफ है, थोड़ा जगह, एक सेकंड हो जाएगा फिर से। इसके द्वारा जो दो को लाइन निकलता, हमने उसको निकाल के दिखा दिया। पहला लाइन था x plus 2 बराबर -y minus 2, और दूसरा लाइन था 2 into x plus 2 equal to -y minus 2। मतलब पहला लाइन का इक्वेशन तैयार, दूसरे लाइन का इक्वेशन तैयार। जो आपको फैक्टराइज करना मुश्किल लग रहा था, उसी मुश्किल को हमने आसान बना दिया फैक्टराइज करना। x plus 2 को मान लिए कैपिटल x, y minus 2 को मान लिए कैपिटल y। तो फैक्टराइज करके जो वैल्यू निकला वापस पुट कर दिए, तो ये हो गया फाइनल इक्वेशन। अब यह इक्वेशन और यह इक्वेशन में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दोनों कहां पर कट रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते तो ये निकल जाए। मत सॉल्व कीजिए, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, मतलब गारंटी है कि ये वाला जो होगा वो पहला को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि x की जगह लिखेंगे 2 और y की जगह लिखेंगे 2, क्या यह सेटिस्फाइड है? तो नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं होगा, क्योंकि उत्तर वही होगा जो सेटिस्फाइड दोनों को रहेगा।
रूप से हम इन दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तब ये निकलता था। आज निकाल के रखा हुआ है, तो आज क्या गुण है, ये जो आंसर होगा वो सेटिस्फाई करेगा दोनों लाइन को। x के जगह -2 और y की जगह -2, तो -2 रखेंगे तो -2 + 2 तो 0 हो जाएगा। यहाँ -2 ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। x की जगह -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये पहला को सेटिस्फाई कर गया तो उत्तर हो जाएगा? नहीं, दूसरा को भी करना होगा सेटिस्फाई। तो दूसरा को करके देखते हैं। x की जगह -2 रख दिए 0, और y की जगह 2 रख दिए 0, सेटिस्फाई दोनों को कर दिया, इसलिए उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं इसी चीज को। पहले फोटो खींचिए, का नहीं है। देखिए दूसरा, दूसरा तरीका कि क्या था सवाल, 2 × x + 2 का होल स्क्वायर + 3 × x + 2 गुणा y + 2 y - 2 -2 × y - 2 का होल स्क्वायर = 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका सिखाया गया था क्या? एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मान लिया कि अब फंक्शन है x y का। अब दूसरा तरीका सीखने जा रहे हैं, सेकंड मेथड, इस हिसाब को बनाने के लिए। पहले करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ लोग भूल चुके होंगे, सिंपल सी बात है। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y ट्रीटेड एज कांस्टेंट। जब x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो y ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो अब ये करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये 2 इधर आ जाएगा और 1 पावर हो जाएगा कम। चलिए यहां से देखिए ना, अब ये दोनों कांस्टेंट हो गया, y ट्रीटेड एज कांस्टेंट, 3 गुना y - 2 कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 का होता है 0, तो ये इतना ही रह जाएगा, और ये पूरे का हो गया 0। फिर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। लिखवाए थे फॉर्मूला ना, देखिएगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, इससे 0। अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए दोनों कांस्टेंट बन गया। डिफरेंशिएशन तो जानते ही होंगे, हल्का फुल्का नहीं जानते कोई बात नहीं, सिखाएंगे हम। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 - 0, कोई मतलब नहीं है 1 - 0 लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए यह पावर आ जाएगा पीछे, और 1 पावर हो जाता है कम, हो गया। क्योंकि x का पावर n का डिफरेंशिएशन हर किसी को पता है कि nx का पावर n - 1 होता है। रूल क्या सिखाते हैं? रूल यही सिखाते हैं कि पहला डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कीजिए, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 कर देना है, और दोनों को सरल कर देना है। इसको सरल करना मतलब x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला, जो आएगा वही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, बैठाइए। x की जगह 2, y की जगह 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 16, और ये हो जाएगा 0। तो 16 = 0, सब्स्टिट्यूट नहीं किया ये, इसको बैठाइए। x की जगह -2, y की जगह -2, -2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। ये -2 रखेंगे तो -4 × 3 -12, 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए। इसको बैठाइए। x की जगह -2 और y की जगह 2, ये पूरे 0, तो एक सही हो जाएगा तो काम बनेगा नहीं, दूसरा भी सही होना चाहिए। तो x की जगह -2 और y की जगह 2 सही हो गया, तो दोनों में से सीख जाइए। आगे देखते हैं सवाल।
कि 188 जो है 188 इसी मेथड से आसान बनेगा, उस पर नहीं बनेगा। 188 भी देखिए, 2x² प्लस 3y² प्लस 7xy प्लस 8x प्लस 14y प्लस 8 बराबर 0। शुरू करें। ऑप्शन देखिए, 0 2, ऑप्शन बी 1 2, -2 0, ऑप्शन डी -2 1। ठीक है, इसके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट होता है वो कहां पर कटेगा, ये आपसे पूछ रहा है। शुरू करें। आसान तरीका ये बनेगा, क्योंकि इसका फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल काम है, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, बहुत देर लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2 पीछे आ जाएगा, तो 4 एक पावर कम हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए पूरे साथ, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 7 गुना वाई कांस्टेंट हो गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 8। आगे पूरा थीटा या कांस्टेंट, दिक्कत होगी डिफरेंशिएशन जब तक पढ़ा देंगे फिर समझ में जाएगा और अच्छा है। वाई के रिस्पेक्ट कीजिए, ये पूरा कांस्टेंट हो गया 0, इसका कितना हो जाएगा 6y। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसे 7x थीटा या कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, ये 0 हो गया, प्योर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली का मतलब होता है x इज कांस्टेंट। यहाँ कितना मिलेगा 14, y का 1 होता है और 8 का 0। अब इन लोग दोनों को सिंप्लीफाई करना है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद x और y का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। तो हम लोग यहाँ से उत्तर निकालेंगे कि निकला हुआ उसको बैठा देंगे, तो बैठाइए। x के जगह 0, y के जगह 2 सही नहीं हो रहा है। इसको देखिए, x के जगह 1, y के जगह 2 सही नहीं हो रहा है। x के जगह -2, y के जगह 0 हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि दोनों को चेक करना है। x के जगह -2, y के जगह 0 हो जा रहा है, खत्म। बाकी अगले दिन। अब 1 सेकंड, अभी किसी को लेफ्ट नहीं करना है। क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग आएगा नहीं, फिर कहिएगा सर क्लास किए थे, आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा, इसलिए ये बात। चलिए, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, सारे लोग लेफ्ट कीजिए अब जरा फटाफट।